हाय गाइस, जब भी आप कार खरीदने का मन बनाते हैं तो उसमें आपको 3-4 चीज़ें आपके माइंड में सोचना पड़ता है। तो आइए मैं बात कर रहा हूँ मेंटेनेंस कॉस्ट की, आपके इलेक्ट्रिक वर्सेस आपका पेट्रोल डीजल कार के। ओके, तो गाइस अगर मेंटेनेंस की बात करें तो सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी रनिंग कितनी है। ओके, तो आप अगर एक ऑफिस गोअर्स हैं, ऑफिस आपका आना जाना है होता है, आप शहर में रहते हैं या किस तरह की आपके यूजेज है यूज पैटर्न के हिसाब से, तो मैं एक आपको आज बहुत ही सरप्राइजिंग डिफरेंस आपको दिखाने वाला हूँ। जो आप अगर जैसा सोचते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक कार खरीद लिया और उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे बाद में, ऐसी बात नहीं है। उसमें उसके कुछ अलग से फ़ायदे हैं, आपके टैक्स बेनिफिट कैसे लेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो एक नॉर्मल ऑफिस आने जाने वाले लोगों के हिसाब से अगर मैं आपको कैलकुलेट करके आपके सामने रखूं तो 1000 किलोमीटर पर मंथ का एवरेज है, जो कि बहुत है, इससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं होता है। ओके, तो अगर मैं 1000 किलोमीटर बोल रहा हूँ तो ये कैसे होगा। ओके, तो ऑफिस आने जाने वाले लोगों के लिए 22 दिन का महीना होता है, मतलब महीने में 22 दिन उनको काम पे जाना होता है। तो सपोज आपका पर डे का रनिंग अगर 20 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, तो आपको 22 दिन के हिसाब से कितना हो गया, 440 किलोमीटर हो गए। ओके, और महीने में 4 वीकेंड आते हैं, तो आप घूमने जाएंगे, एटलीस्ट 2 वीकेंड जाएंगे। ओके, तो वो 2 वीकेंड का जो मैं पकड़ के चलता हूँ, चलिए 250 किलोमीटर आपने लॉन्ग ड्राइव लिया। ओके, तो 500 किलोमीटर ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 940 किलोमीटर हो गए। 1000 में 60 किलोमीटर पकड़ लेते हैं और शॉपिंग के लिए। ओके, तो ये जो इसीलिए मैंने बोला कि 1000 किलोमीटर का आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है महीने का। ओके, तो अब 1000 किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको कॉस्ट दिखाता हूँ। अभी क्या, अगर आप डीजल लें या पेट्रोल लें तो 100 रुपये के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो चलिए 100 रुपये के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें और मान के चलते हैं कि आपके कार का माइलेज बेयर मिनिमम 13 किलोमीटर, तो 13 के एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो आपका 1000 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से जो आपका खर्च आता है महीने का, वो आपका 8500 रुपये का आता है। ओके, तो 8500 रुपये महीने के हिसाब से आपके साल भर का कॉस्ट कितना हो गया। ओके, तो ये लगभग 1 लाख रुपये हो गया। ठीक है, तो करने का मतलब आपका पेट्रोल या डीजल का अगर आप रखे हुए हैं तो आपका जो खर्च साल में हो रहा है वो 1 लाख रुपये। तो ये तो हुई आपके डीजल और पेट्रोल की बात। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके क्या खर्च है। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक कार का जो प्राइस होता है वो आपका 1.5 गुना होगा। जो आपके 15 लाख की गाड़ी है वो आपके 20-22 लाख के आसपास में पड़ेगी। तो ये एक होता है। दूसरी चीज़, इसमें बैटरी लगी होती है, तो बैटरी की एक लाइफ होती है। आप अपने कार की बैटरी या किसी भी चीज़ की बैटरी का देखते हैं कि उसमें कंपनी हमेशा जब आप बैटरी खरीदते हैं तो उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट रहता है, जीरो डेट रहता है कुछ टाइम के लिए, 36 मंथ, 44 मंथ, 48 मंथ, इस तरह से। तो उसमें कंडीशन लिखा रहता है कि इतने मंथ्स हो गए तो इतने % आपका वैल्यू मिलेगा उसके। तो आप करने का मतलब कि जो उसका लास्ट ये रहता है, जैसे 46 मंथ का अगर आपका बैटरी में लिखा है तो 46 मंथ के बाद वारंटी प्रैक्टिकली नहीं रहता है। लेके बैटरी जाएंगे भी और बोलेंगे कि हमारा ये अंडर वारंटी था, तो वो बोलेगा कि इसका आप कंडीशन पढ़िए, कंडीशन में ये लिखा रहता है कि 46 मंथ तक आपका इतना % वाइज ये घटता जाता है, और अंत में जा कर के हाँ, आप पुराना बैटरी अगर आप देते हैं तो आपका 10% कॉस्ट माइनस हो जाएगा, उतना तो आप वैसे भी निगोशिएट कर सकते हैं। ओके, नहीं तो कोई भी पुराना, आप 10 साल पुराने बैटरी भी आपके किधर कचरे में पड़ा हुआ है उसको भी उठा करके उसको देंगे तो उसका भी उससे ज़्यादा ही एक्सचेंज कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी ये कह के आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचते 5 से 8 साल की वारंटी है। चलिए मैं पकड़ के चलता हूँ 8 साल का ही दे रहा है। ओके, 8 साल के बाद क्या होगा, आपको बैटरी नया लगाना पड़ेगा। तो बैटरी का जो कॉस्ट आएगा, सपोज अगर मैं एसयूवी की बात करूं तो एसयूवी में आपका जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आजकल है जिसमें 30-31 मेगावाट के पावर में चल जाता है,
वो एसयूवी में आपको ज़्यादा पावर का लगेगा। ओके, तो 31 मेगावाट का बैटरी रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट आता है वो 4.5 से 5.5 लाख आता है। तो एसयूवी प्रॉपर 4 मीटर का अगर आपका एसयूवी है तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो बैटरी का रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा वो लगभग 7-8 लाख रुपये का आएगा। ओके, उसके लाइफ के बाद मतलब 5 से 8 साल के बाद, ओके, जितने साल की वारंटी देती है उसके बाद, तो उसको आप रनिंग कॉस्ट मानिए, क्योंकि 8 साल बाद आप बैटरी चेंज करवाएंगे, गाड़ी आपको यूज करनी है। तो जब आप बैटरी चेंज करवाएंगे तो आपको 8 लाख, तो चला कितना दिन, 8 साल चला, तो पर ईयर कॉस्ट कितना हुआ, 1 लाख रुपया हो गया। तो अभी आपने कैलकुलेट किया था कि पेट्रोल और डीजल में हमारा साल का रनिंग कॉस्ट कितना है, 1 लाख, इधर कितना है, 1 लाख। तो रनिंग कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, पहली बात। ओके, अब दूसरी चीज़ होती है मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें कम है क्योंकि मैकेनिक्स कम रहता है, इसमें मशीन कम रहता है अंदर। ओके, तो वहाँ पे आपको सपोज अगर कोई भी आजकल नई गाड़ियाँ देखें तो 10 से 15 हज़ार का साल का मेंटेनेंस कॉस्ट है। ओके, 15 से 20 हज़ार तक का मानिए। तो वो एक है पॉजिटिव पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि आपको 15 हज़ार वहाँ पे बचेंगे। आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, सॉफ्टवेयर से अपग्रेड आते हैं या थोड़ा बहुत डिस्क ब्रेक में कुछ हो गया या गियर में और गियर ऑयल चेंज, पावर स्टीयरिंग ऑयल, ये सब तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो एक मिनिमल होगा, मतलब जो आपका 15 हज़ार आ रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट, वो आपका काम हो जा रहा है 5 हज़ार। ओके, तो यहाँ पे 10 हज़ार रुपये बच गए। बट एट द सेम टाइम आपका जो टायर है, टायर का वेयर एंड टायर, हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि वजन के वजह से इतना हेवी लोड रहता है, उसके वजह से आपका टायर का वेयर एंड टायर ज़्यादा होता है और उसकी लाइफ आधी हो जाती है। ओके, तो आपका जो अगर एसयूवी की प्रॉपर एसयूवी की बात करें तो एक टायर 10 हज़ार के आसपास का गुडियर का आता है। तो ये चार टायर के हिसाब से 40 हज़ार हो गया। 40 हज़ार 5 साल चलेगा, ठीक है, नॉर्मली। और ये इतना लोड के वजह से उसका जो लाइफ है वो आधा होकर 2.5 साल चलेगा। तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना, 20 हज़ार के हो गए। तो अब यहाँ पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट 10 हज़ार बचा और यहाँ पे 20 हज़ार 2 साल में, तो मतलब 10 हज़ार, तो इधर भी बराबर हो गया, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपेंसेट हो गया, तो इधर भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब बात रही इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस में क्या है कि आपको ड्राइवर इंश्योरेंस और गाड़ी का इंश्योरेंस सेम ही होना है, इसमें भी और उसमें भी। कितने सीसी का इंजन है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। ओके, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक कंडीशन है इसमें कि सपोज आप कहीं दूसरे कंट्री चले गए, ऑन साइट चले गए या होम टाउन चले गए साल 2 साल के लिए। ओके, तो आपके पास जो भी इंजन वाले कार है, तो इंजन वाले कार में क्या आप आएंगे, थोड़ा बहुत उसको रिपेयर करवाएंगे। बैटरी आपकी तो सबसे पहले डेड होती है। अगर आप साल भर गाड़ी बंद करके छोड़ देते हैं तो बैटरी खराब, आप नए बैटरी उसमें लगाएंगे। तो नए बैटरी अगर आप लगा रहे हैं तो नॉर्मली क्या 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये लगेगा ये। तो ये पूरी की पूरी गाड़ी ही बैटरी पे ही है डिपेंडेंट। तो आपको इसको चलाना मस्ट है। अगर आप मतलब इतना लंबा ड्यूरेशन हो गया तो आप मान के चलिए कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है। ओके, 1 साल के लिए आप छोड़ दिए तो आप पूरा बैटरी रिप्लेस कीजिए। ओके, दूसरी चीज़ इसमें हमेशा रिकमेंड किया जाता है इलेक्ट्रिक कार में कि आप उसको 0% डाउन तक करें। और 2 चीज़ें हैं लाइफ बढ़ाने के लिए। एक तो आप फुल डाउन करें फिर चार्ज करें। ओके, तो ये मोबाइल फ़ोन में भी आपने देखा है कि ऐसे ही लाइफ बैटरी की बढ़ाई जाती है। दूसरा क्या है कि आप जो फास्ट चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपका टाइम बचाता है। जो 8 घंटे में चार्ज होता है वो 2 घंटे में चार्ज होगा, लेकिन वो उससे क्या आपकी बैटरी की लाइफ कम होती है। तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि अधिक से अधिक आप स्लो चार्जिंग को यूज करें। ओके, तो इस तरह से तो आप अपने इलेक्ट्रिक कार की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है
जिससे कि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं। पहला तो आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के लिए तो ये काइंड ऑफ वरदान है बोलिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप प्लानिंग से कहीं भी आते जाते हैं तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ और है, इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और आपका रोड टैक्स का, तो गवर्नमेंट इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में छूट दे रही है, तो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर आप सपोज 20 लाख की गाड़ी लें तो उसका रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स का जो चार्जेज होता है वो पकड़ के चलिए आपका 1.5 लाख के आसपास का, 1.5 या 1.25 लाख तक का रहता है, तो वहाँ पे भी आपको छूट मिल रहा है। ओके, इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके फिनांस से जुड़ा हुआ, वो ये है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा सब्सिडी का प्लान निकाला है। ये 2019 से और 2023 तक अभी का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको पर ईयर 1.5 लाख का ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें से 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, बट उसमें यह है कि आपके कार लोन पे होने चाहिए, मतलब उसी स्पेसिफिक, प्लस कार लोन ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ऑनरशिप आपके नाम पे होनी चाहिए, जो एम्प्लॉय हैं जो टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं। ओके, कंपनी के नाम की गाड़ी है तो आप टैक्स बेनिफिट उसका नहीं ले सकते। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस्ड है तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसके लिए लोन लेना जरूरी है। ओके, तो ये जो सेक्शन है, तो सेक्शन 80EEB क्या बोलता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ओके, अब इसमें अगर आप ये तो आप समझ गए। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे होता जाएगा, तो हमें क्या वेट करना चाहिए हाइब्रिड व्हीकल की। हाइब्रिड व्हीकल आपको बहुत अच्छा रहता है कि आपके दोनों पर्पस को सॉल्व करते हैं। ओके, आप लॉन्ग ड्राइव भी आप उसमें, जब आपका बैटरी ख़त्म हो गया आप उसके ऊपर जा सकते हैं स्विच करके, और बैटरी चार्ज है तो बैटरी का यूज करिए। ओके, लेकिन पहली चीज़, हाइब्रिड कार उससे भी डबल कॉस्ट होती है। दूसरी बात, हाइब्रिड कार पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रूल 80EEB के हिसाब से इंजन शुड बी फुल्ली इलेक्ट्रिक, पूरा इलेक्ट्रिक इंजन होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो रीजनरेशन करके उसके जो पावर रीजनरेट होंगे उससे होनी चाहिए। मतलब आपकी गाड़ी को तो चला दिया, उसको, उसके अंदर मोटर लगा है, मोटर से आपके गाड़ी को वो घुमा रहा है, वो आगे बढ़ रही है। अब उसका ब्रेकिंग और ये सब के लिए जो पावर चाहिए वो डायनेमो रहेगा, वो उसी, चूँकि आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो वो पावर बना भी सकती है, तो वो पावर बनाएगी, उससे डायनेमो घूमेगा, और उस पावर का यूज करके आपको अंदर के जितने भी मशीनरी है, चाहे वो AC है, चाहे म्यूजिक सिस्टम है, लाइट है, आपके ब्रेकिंग सिस्टम है, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके जो गाड़ियां हैं उसी पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ओके, करने का मतलब हाइब्रिड है तो हाइब्रिड फुल्ली इलेक्ट्रिक हुआ नहीं, तो इसलिए उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम एक कंपैरिजन करें पेट्रोल डीजल कार का इलेक्ट्रिक कार के साथ, तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, रनिंग कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। ओके, आपके परचेज कॉस्ट में फ़र्क है, 1.5 गुने का फ़र्क है, और आपका इंश्योरेंस कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। ओके, एक चीज़ है कि लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ओके, जो कि जैसे करने का मतलब कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है आपके फ्यूल बेस्ड, आपके इंजन बेस्ड की गाड़ियों में, कि आपको कभी भी चाहिए आप गाड़ी निकाले, जा कर के तेल भराए, कहीं पे भी अवेलेबल है, तो वो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो भी गया तो चार्ज करने के लिए मिनिमम 2 घंटे टाइम तो लगेंगे, है ना, तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एक ही फ़र्क है सबसे मेजर जो है, बाकी सब चीज़ को आप साइड कर दें तो टैक्स बेनिफिट का ही है। तो टैक्स बेनिफिट आपको अगर
क्योंकि आप 20 लाख की कार लेते हैं तो एक्चुअल में उसकी आज के डेट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कम 27 लाख उसकी प्राइस हुई, 7 लाख रुपये आप इंटरेस्ट भर देते हैं, तो वो वहाँ पे आपको 1.5 लाख पर ईयर बचेगा। ओके, तो मतलब 5 साल में तो वो आपको 0 इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है करने के लिए। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था, ताकि आपको मैं क्लियर बता सकूं अपनी फाइंडिंग के हिसाब से कि पेट्रोल कार और डीजल कार में मेंटेनेंस कॉस्ट में जो हमारा मिथ है एक, कि उसमें मेंटेनेंस नहीं लगती है, ऐसी बात नहीं। मैं एक कंपैरिजन स्टडी आपके सामने रखा हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।